से ये एक सोचने वाली बात है कि एक इतने बड़े देश की सत्ता या पावर को आखिर कैसे बांटा जाता होगा। इतना बड़ा देश कोई एक इंसान या एक सरकार तो चला नहीं सकती, है ना? तो ये काम आखिर होता कैसे है? चलिए आज मिलकर इन्हीं सोर्सेज का एनालिसिस करते हैं और पावर शेयरिंग के इस बेहतरीन ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। भारत की सरकार को असल में बुलाया क्या जाए, यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो अक्सर दिमाग में आता है, लेकिन आज ये सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस विश्लेषण में 5 मुख्य बातें देखेंगे। पहला, फेडरलिज्म आखिर है क्या? दूसरा, इसके रास्ते। तीसरा, भारत का अपना फेडरल सिस्टम। चौथा, पावर की 3 सूचियां। और आखिर में, सेंटर और स्टेट के रिलेशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फेडरलिज्म के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की। दुनिया में करीब 193 देश हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 25 देशों में ही फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक बड़ी हैरान करने वाली बात है, दुनिया की 40% आबादी इन्हीं 25 देशों में रहती है। मतलब प्रशासन के इस सिस्टम पर दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आंख बंद करके भरोसा करता है। इस नक्शे पर जो लाल रंग के हिस्से दिख रहे हैं वो फेडरल देश हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, रूस और अपना भारत। यहाँ एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। दुनिया के जो सबसे विशाल देश हैं, फिजिकली बड़े देश, वो फेडरलिज्म पर ही चलते हैं। बड़े देशों को स्मूथली चलाने के लिए पावर को बांटना एक बहुत जरूरी तरीका है। इस कॉन्सेप्ट को यूनिटरी और फेडरल सिस्टम की तुलना से बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। श्रीलंका का ही उदाहरण लेते हैं। वहाँ यूनिटरी सिस्टम है, यानी सारी पावर सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वहीं दूसरी तरफ फेडरल सिस्टम है, जैसा बेल्जियम ने 1993 के बाद अपनाया। इसमें होता यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स लेकर रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी जाती हैं, और बस यही फेडरलिज्म का असली रूप है। अगर इसको बिल्कुल आसान शब्दों में एक क्लियर डेफिनेशन में बांधें तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर को एक सेंट्रल अथॉरिटी और देश के अलग-अलग हिस्सों के बीच बांट दिया जाता है। इसका फायदा यह है कि दोनों लेवल की सरकारें एक दूसरे से आज़ाद होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। फेडरलिज्म तक पहुंचने के 2 रास्ते, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो पहला तरीका है कमिंग टुगेदर, यानी साथ आना। इसमें होता क्या है कि कई आज़ाद राज्य खुद अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं और एक बड़ा देश बनाते हैं। अमेरिका और स्विट्जरलैंड इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा रास्ता है होल्डिंग टुगेदर, यानी जोड़कर रखना। इसमें एक बड़ा देश खुद को अलग-अलग राज्यों में बांट लेता है, जैसा कि भारत और स्पेन में हुआ। वैसे इस दूसरे वाले केस में सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा ताकतवर होती है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, भारत का फेडरल सिस्टम। एक बिल्कुल अलग और अनोखा अप्रोच। एक बड़ा ही दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट है। हमारे संविधान ने भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ घोषित किया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। फिर भी अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा सिस्टम मजबूती से फेडरलिज्म के उसूलों पर ही काम करता है ना हैरानी की बात। और भारत का ये फेडरलिज्म ना एसिमेट्रिक है, मतलब यहाँ सब कुछ बिल्कुल बराबर नहीं बटा है। जैसे आर्टिकल 371 के तहत असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं ताकि उनकी जमीन और कल्चर बचा रहे। वहीं दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे अपनी दिल्ली, लक्षद्वीप या चंडीगढ़, जिन्हें सीधे केंद्र सरकार चलाती है। चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं। सत्ता की 3 सूचियां यानी जिम्मेदारियों का बंटवारा आखिर होता कैसे है? तो सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो पूरे देश के लिए बेहद जरूरी हैं, जैसे देश की रक्षा, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस और करेंसीज। अब देखिए, पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी रखना जरूरी है ना, इसलिए इन विषयों पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। दूसरे नंबर पर आती है स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में वो मुद्दे होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी और लोकल लेवल से जुड़े हैं, जैसे पुलिस, व्यापार, खेतीबाड़ी और सिंचाई। अब हर राज्य की जरूरतें तो अलग अलग होती हैं, इसीलिए इन पर कानून बनाने की पूरी आजादी सिर्फ राज्य सरकारों को ही दी गई है। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। इसमें एजुकेशन, जंगल, ट्रेड यूनियंस और शादी जैसे विषय शामिल हैं। ये मुद्दे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इस पर कानून दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी स्टेट और सेंटर के बीच किसी कानून को लेकर टकराव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया कानून ही फाइनल माना जाता है। यहाँ एक बड़ा मजेदार सवाल उठता है,
उन चीज़ों का क्या जो संविधान लिखते वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थीं, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या इंटरनेट। तो इन्हें रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है। हमारे संविधान बनाने वालों ने दूरंदेशी दिखाते हुए ये पहले ही तय कर दिया था कि फ्यूचर में आने वाले इन नए सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की पावर सीधे यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगी। अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी भाग पर, सेंटर और स्टेट के रिलेशन, थ्योरी बनाम प्रैक्टिस। जमीनी हकीकत आखिर क्या है? अगर भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो उसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। शुरुआती सालों में एक ही पार्टी का केंद्र और ज्यादातर राज्यों में दबदबा था। इस वजह से राज्य अपनी आज़ादी का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। असल में इतिहास इस बात का गवाह है कि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके विरोधी पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त तक कर दिया था। ये साफ दिखाता है कि थ्योरी कुछ भी हो, प्रैक्टिस में ये सिस्टम वक्त के साथ धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। तो जब राइट्स या अधिकारों को लेकर इस तरह का टकराव होता है तो बीच बचाव कौन करता है? हमारी न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। वो बिल्कुल एक अल्टीमेट रेफरी, एक न्यूट्रल अंपायर की तरह काम करते हैं। ये उन्हीं की जिम्मेदारी है ये पक्का करना कि पावर शेयरिंग के इन सभी नियमों का बिल्कुल सही से पालन हो। आखिर में सत्ता का ये बंटवारा ही है जो देश को एक मजबूती और स्टेबिलिटी देता है। ये सोचने वाली बात है ना कि हमारे मोहल्ले, शहर या गांव में जो भी छोटे बड़े फैसले होते हैं उनमें पावर के इस बंटवारे का कितना बड़ा हाथ होता है। ध्यान से देखा जाए तो इस शानदार ब्लूप्रिंट का असर हर जगह नजर आएगा। तो इन सोर्सेस के आधार पर चीजों को ऐसे ही गहराई से समझते रहना चाहिए।